नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े कंपनियों के कार्यालय और आवास में अरबों रुपए के कैश की बरामदगी पर बड़ा हमला बोला। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये फिर से साबित हो गया है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार पर्यायवाची शब्द हैं। प्रतुल ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी पर प्रश्न उठाने वाले लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है। जब किसी एक व्यक्ति से जुड़ी कंपनियों के पास सिर्फ अरबों का कैश बरामद होता है तो उसके पास गैर कानूनी संपत्ति कितने की होगी, इसका आकलन लगाना मुश्किल है। प्रतुल ने कहा कि इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई को भी सामने आना चाहिए और सांसद धीरज साहू से कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। प्रतुल ने कहा कि कांग्रेस के जब सिर्फ एक सांसद के पास अरबों का कैश है तो पूरी पार्टी के कितने खरब का भ्रष्टाचार किया होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के पास जब रेड हुई तो उनके आवास और उनके कार्यालय से खरबों रुपए की बरामदगी हुई। कोई 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, खरबों रुपए कैश रिकवर हुआ है और जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक ये गिनती जारी है। मुझे लगता है जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने देश को लूटकर खोखला बनाया है, इसका ये बहुत ही छोटा उदाहरण है। आप सोचिए, जब कांग्रेस के एक सांसद के पास, उनकी कंपनियों के पास खरबों रुपए का कैश बरामद हुआ है, अनअकाउंटेड, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस के बाकी नेताओं ने देश को 50 वर्षों में किस कदर लूटा होगा। हमारी मांग है कि धीरज साहू से जुड़ा मामला बहुत संगीन है। वो झारखंड से सांसद हैं और उनकी कंपनियों पर यह रेड हुआ है, तो इस मामले में अब ईडी और सीबीआई को भी सामने आना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि ये खरबों रुपयों का स्रोत का क्या था। और ये तो सिर्फ कैश की बारी है, बताया जाता है कई खरब की इनकी अवैध संपत्ति भी है, तो इनके साथ कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पे अभी भी चुप है। जाहिर है हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन धीरज साहू प्रकरण ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार जो है वो पर्यायवाची शब्द। वहीं कोरोना महामारी से प्रभावित हुए सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद किए जाने के मामले को सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने शीतकालीन सत्र में उठाया। सरकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत कोरोना आदि से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को मदद करने की बात कही गई। सांसद गीता कोड़ा ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत फुटपाथी दुकानदारों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब्सिडी युक्त लोन मुहैया कराए जाने की मांग को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में उठाया है। श्रीमती कोड़ा ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर को जो कि सब्सिडी युक्त लोन नहीं चुका पा रहे, उन पर भी सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करने की नितांत आवश्यकता है। गुरुवार को सांसद गीता कोड़ा के द्वारा शीतकालीन सत्र में स्ट्रीट वेंडर्स के व्यापक हित में उठाए गए प्रश्न के महत्व को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्न को जायज ठहराया। उन्होंने संबंधित विभाग की मंत्री से लोकसभा के सभी सदस्यों को इस योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाने की बात कही, ताकि इन योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर्स को मिल पाए। झारखंड की हम बात करें तो सिंहभूम में बहुत कम वेंडरों ने ये लोन लिया है, इसके क्या कारण है? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहूंगी कि क्योंकि ये 2020 में ये योजना शुरू हुई, उस वक्त कोरोना काल था और वैसे में कई वेंडर जो लोन लिए उनका काम बंद हो गया या अतिक्रमण के नाम पर उन वेंडरों को हटा दिया गया, तो वो लोग अपना पैसा चुका नहीं पाए, ऋण चुका नहीं पाए, जिनके वजह से उनका सिविल खराब हो गया। तो क्या सरकार के पास वैसे वेंडरों की कोई सूची है, और अगर है तो उन वेंडरों के लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है ताकि वो पुनः लोन ले सके और अपना व्यापार पुनः शुरू करें? एक परिपत्र दोबारा जारी करें और ये स्कीम बहुत अच्छी है, इससे गरीबों के जीवन को परिवर्तन किया जा सकता है और सभी माननीय सांसद इसमें सक्रिय रूप से भाग लें और उसकी पूरी योजना की जब आप जानकारी लेंगे तो उसे परिपत्र में दें कि वहाँ की नगर निगम, कारपोरेशन, उसमें उसके अप्लाई करना पड़ता है, फिर प्रोसीजर होता है पूरा हमने भी कराया है, तो सभी एमपी इसमें करें और परिपत्र जारी कर और सभी माननीय सांसदों आग्रह करें ताकि हम लोगों के, गरीब लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकें। वहीं पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश शीतकालीन सत्र आगामी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आहूत किए जाने संबंधित
अवबंधित कार्यक्रम पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दे दी गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव पर झारखंड के राज्यपाल ने बुधवार को ही अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। झारखंड के 5वीं विधानसभा के गठन के 4 साल बाद ये पहला सत्र होगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में चंदन क्यारी से भाजपा विधायक अमन कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि आगामी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाले झारखंड विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र के दौरान जन सरोकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दे पर चर्चा होनी है। सत्ता पक्ष या विपक्ष के आपसी सामंजस्य से सत्र चलनी चाहिए। विधानसभा से अधिक प्रश्न का हल और समाधान हो ताकि झारखंड का विकास तीव्रता के साथ एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के लोगों को मिले। जो है 15 तारीख से 21 तारीख तक सत्र चलेगी। आज इसका अनुमोदन तो पहले ही हो गया था, माननीय राज्यपाल महोदय का वहाँ से भी आ गया है और 15 तारीख से 21 तारीख तक जो सदन बढ़िया से बेहतर तरीक़ा से चले, यही हम लोग का आसार भरोसा रहता है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता की आशाओं का अनुरूप हमें काम करना चाहिए। हम विधायक जो हैं जनता को बहुत सारे आश्वासन करते हैं और वो आश्वासन पूरा करना हमारा काम कर्तव्य रहता है हर एक विधायक का। लेकिन विगत दिनों का जो इतिहास हमको देखने मिलता है कि ध्यानाकर्षण प्रश्न अल्पशिक्षित हो चाहे तारांकित हो, रोजाना एक नहीं ढेर सारी प्रश्नकर्ता का जवाब भी देने के लिए हम लोग मंत्री तैयार होकर आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाता। हम तो सरकार की तरफ से ये कहेंगे कि सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सही तरीक़ा से जवाब देने की कोशिश करेगा, देंगे। और माननीय विधायक को भी हम चाहेंगे, सभी विधायक चाहे पक्ष विपक्ष का, जो वो पूरा 2-3 पूछ कर दूसरे को भी मौका दे। आज हम देखते हैं कि 1-2 ही विधायक का क्वेश्चन में पूरे जो है प्रश्नकाल ही खत्म हो जाता है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न का सॉल्व जो है विधानसभा से हो और सदन चलाने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों का जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी लोकतंत्र में दोनों को ही दिया है, सत्ता पक्ष को भी दिया है और विपक्ष को दिया है। और मुझे आशा है कि सत्ता और विपक्ष झारखंड के जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा बढ़िया से करे और इसका परिणाम झारखंड के लोगों को बेहतर जिंदगी मिले, यहाँ के डेवलपमेंट हो, कल्याणकारी योजना जो अंतिम पायदान में बैठे हुए हैं उनको पहुँचे। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के डुमटाण मोड़ पर गुरुवार को कुड़ुक विकास परिषद चांडिल अनुमंडल द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री सह शिक्षाविद स्वर्गीय कार्तिक उरांव का मूर्ति अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उपस्थित हुए। मौके पर मौजूद अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने स्वर्गीय उरांव की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं मूर्ति अनावरण कर सामाजिक महिला पुरुषों ने बारी बारी से मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। कुड़ुक विकास परिषद के अध्यक्ष अभिराम उरांव ने स्वर्गीय कार्तिक उरांव की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय उरांव गुमला जिला के करौंदा लीटा टोली गाँव में सन 29 अक्टूबर 1924 में जन्मे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री अमेरिका, लंदन व ग्लासगो से प्राप्त किया। इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें वन व पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री का दायित्व सौंपा गया। वहीं कार्यालय प्रभारी डॉक्टर युवराज उरांव ने कहा कि स्वर्गीय उरांव ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए समाज को एक सूत्र में पिरोए रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज उनकी मूर्ति का अनावरण कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का शपथ लिया गया। मौके पर कुड़ुक विकास परिषद के उपाध्यक्ष बादल उरांव, रामेश्वर उरांव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी में एक बार फिर से ट्रैक्टर की सवारी चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं गुदड़ी प्रखंड के बांदो पंचायत की। कारो नदी पार करके जाने वाले इस बांदो पंचायत में जाना ग्रामीण और पदाधिकारियों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है।
गुदरी प्रखंड के बांदो पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लिहाजा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रैक्टर पर बैठकर नदी पार करना पड़ा। एक साल पहले भी इस तरह की तस्वीर सामने आई थी। बांदो पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मंत्री सह स्थानीय विधायक जोबा मांझी और डीसी अनन्या मित्तल ट्रैक्टर में सवार होकर कारो नदी पार करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे थे। उस समय मंत्री जोबा मांझी ने नदी में जल्द पुल निर्माण का वादा किया था। उन्होंने वादा पूरा करते हुए 2 महीने पहले पुल का शिलान्यास भी कर दिया है। वर्तमान में पुल का निर्माण कार्य जारी है, जिसके कारण इस वर्ष आयोजित हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बांदो पंचायत जाने के लिए फिर से ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। बांदो पंचायत के कमार गांव में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रभारी बीडीओ विवेक कुमार पहुंचे थे। उन्होंने भी ट्रैक्टर में सवार होकर कारो नदी पार किया और कार्यक्रम स्थल पहुंचे। बीडीओ सहित कर्मचारियों का ट्रैक्टर पर सवार होकर नदी पार होने का दृश्य एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। राज्य की हेमंत सरकार जहां एक और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचाने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां तक पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि गांव में कोई बीमार पड़ता है तो उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। मरीज को खटिया में ढोकर गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सोनुआ के रेंगाल बेड़ा गांव से आया है। सोनुआ प्रखंड के रेंगाल बेड़ा गांव में पिछले 3-4 दिनों से बीमार एक महिला सुकुर मानी बोदरा को अस्पताल ले जाने के लिए गांव तक कोई वाहन नहीं पहुंच पाया, तो परिजन उसे खटिया से ढोकर बारिश में भीगते हुए 1 किलोमीटर दूर सड़क तक लेकर आए। इसके बाद उसे वाहन से अस्पताल लाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। ये गांव प्रखंड मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन मुख्य सड़क से गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि कोई वाहन यहां पहुंच नहीं पाता। इससे पूर्व भी ऐसा ही मामला प्रकाश में आया था, जो मीडिया में सुर्खियों पर रहा, लेकिन अब तक रेंगाल बेड़ा गांव की स्थिति नहीं बदली। ग्रामीण वर्षों से गांव तक पक्की सड़क निर्माण की मांग कई बार कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को हर बार अनसुना कर दिया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में गुरुवार को छात्राओं को दोपहर का भोजन नहीं मिला। भूख से परेशान बच्चियां मामले की शिकायत करने के लिए बारिश में भीगते हुए स्कूल से 3 किलोमीटर दूर प्रखंड कार्यालय पहुंची, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। छात्राओं ने बताया कि सुबह का नाश्ता उन्हें देर से दिया गया था, उसमें भी आधी बच्चियों को 11 बजे के बाद नाश्ता दिया गया। वहीं कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं को 4 बजे तक भोजन नहीं मिलने पर वे नाराज होकर स्कूल से निकल गई। स्कूल की 33 छात्राएं विद्यालय से बाहर निकलकर पैदल चलते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंच गई। छात्राएं करीब 4 बजे स्कूल से निकली और बारिश में भीगते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंची थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कार्यालय सभागार में छात्राओं के लिए जलपान का प्रबंध कराया गया। उन्होंने छात्राओं की शिकायत सुनी और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं बीईओ नवल किशोर सिंह ने भी छात्राओं से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। रात के करीब 8 बजे सभी बच्चियों को वाहनों से स्कूल भेजा गया। छात्राओं ने बताया कि उन्हें समय पर और मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलता है। स्कूल की 412 छात्राओं के लिए केवल 2 रसोइया है। अधिकारियों से शिकायत करने पर उन्हें धमकियां दी जाती हैं। स्कूल से निकालने की भी चेतावनी दी जाती है। वहीं अभिभावकों को फोन कर छात्राओं को डराया धमकाया जाता है। वहीं दूसरी ओर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं के अचानक स्कूल से निकल जाने पर हड़कंप मचा रहा। स्कूल प्रबंधन बच्चियों की खोजबीन में परेशान रहा। 1 घंटे बाद पता चला कि छात्राएं प्रखंड कार्यालय पहुंची हैं, तो वार्डन रेखा रानी दौड़ते भागते वहां पहुंची। प्रखंड कार्यालय में बीडीओ विवेक कुमार ने शिकायत के बाद वार्डन रेखा रानी को जमकर फटकार लगाई। बीडीओ के अलावा बीईओ नवल किशोर सिंह को भी छात्राओं ने स्कूल में कुप्रबंधन और वार्डन द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की जानकारी दी। अधिकारियों द्वारा जवाब तलब करने पर वार्डन माफी मांगती रही। बीडीओ विवेक कुमार ने बताया कि कस्तूरबा स्कूल का संचालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला गंभीर है।
कई तरह की शिकायतें मिली हैं, जिले को रिपोर्ट भेजेंगे। वहीं बीईओ ने कहा कि वे लगातार स्कूल का निरीक्षण करते हैं। बच्चियों को शिकायत करने पर डराया जाता है, मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे हम लोग को डांट दिया जाता है, तुम लोग कंप्लेंट करते हैं, हम ही लोग देखते हैं, वो लोग के सुबह शाम देखते हैं, हम ही लोग करते हैं। यहाँ से बकवास नहीं मिला है, 9 to 12 को खाना मिला ही नहीं, नाश्ता ये नाश्ता सुबह को ऐसे ही मिला था, 9 बजे मिला था, फिर कुछ लोगों को नहीं हुआ तो 11 बजे मिला, किसी को 12 बजे ऐसे मिला नाश्ता, और भोजन किसी को नहीं मिला। ये नहीं मिला, 6 to 8 को मिला था, वो भी आधा को ही मिला था। और सरायकेला खरसावां जिले में मिचोंग तूफान के कारण लगातार रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरे जिले में मंगलवार रात से शुरू हुई बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। धान की फसल लगातार हो रही बारिश से भीगकर खराब हो रही है, साथ ही खेतों में पानी भरने लगा है। वहीं बुधवार को भी सुबह से पूरे इलाके में झमाझम बारिश से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। सबसे अधिक परेशानी रोज कमाने खाने वाले लोगों एवं किसानों को हो रही है। धान की फसलें अभी तक किसानों के घरों में भी नहीं घुसी हैं। किसानों ने अभी धान की फसलों को काट कर खलिहान में रखा है। कुछ किसानों का कटा हुआ फसल खेतों में ही पड़ा रह गया। इस बेमौसम बारिश के कारण किसान फसलों को घर भी नहीं ले जा पा रहे हैं। खेत में पानी जम जाने के कारण कटी हुई धान की फसलों में अंकुर आने लगता है। जिले में किसानों की जीविका का एकमात्र साधन कृषि है और यदि बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हो जाए तो किसान क्या करे, जिससे क्षेत्र के किसान चिंतित हैं और सरकार व प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इतना बारिश हो गया कि इतना धान काटे थे कि 7 एकड़ जमीन सब बेकार हो गया। इतना धान काटा था, पूरा डिंगा हुआ था ना, इसमें कोई इतना बारिश में कुछ डिंगा वाला भी कुछ देने भी नहीं था, क्या करेंगे, तिरपाल पर भी ढकने का कुछ नहीं था, इसीलिए पूरे धान बर्बाद हो गया एकदम। घर में क्या तो बारिश से हो गया और क्या, कहाँ घर में इतना धान ये करेंगे, रखेंगे। इतना बारिश आ गया कि इतना बारिश में कुछ इकट्ठा करने भी नहीं सका। 7 एकड़ ज़मीन में कम से कम मेरा धान ऐसे 30-40 हज़ार का मेरा नुकसान हो गया। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। गुरुवार की अहले सुबह से ही ईचागढ़ क्षेत्र में चक्रवाती तूफान मिचोंग का काफी असर देखा गया। लगातार झमाझम बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं किसानों के खेतों में कटे व कटने का इंतजार में खड़ी धानों को फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसान जहां अच्छी धान की फसलों को देखकर अपने रोजमर्रा की मीठी सपने बुन रहे थे, वहीं चक्रवाती मिचोंग की बेरुखी से किसानों का सपना टूटता नजर आ रहा है। किसान झमाझम बारिश में ही हाथ में छतरी लिए अपने पके धानों को बचाने का जद्दोजहद में सुबह से अपने खेतों में लगे रहे। शुक्रवार को आसमान साफ होते ही अपने धानों को बचाने का जद्दोजहद में जुट गए। फसलों को देखकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही है। कड़ी मेहनत पर किसान ने अपने खेतों में धान की खेती की। सूखे की स्थिति में किसान समय पर धान की रोपनी भी नहीं कर पाए थे। पिछला वर्षा से दोबारा खेतों में बिचड़ा तैयार कर रोपनी किया और अच्छे फसल होने पर खुश थे। वहीं मौसम की बेरुखी से किसानों का कटे धान 3 दिनों से खेत में पानी जमने से डूबा हुआ है। मौसम की दोहरी मार से किसान काफी दुखी व परेशान है। ईचागढ़ क्षेत्र एकल खेती पर निर्भर है। साल में एक बार ही धान की खेती कर अपने पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कभी सूखे तो कभी बेमौसम बारिश से किसानों की दिनों दिन आर्थिक समस्या बढ़ती जा रही है। किसान सह समाज सेवी दिलीप कुमार दास ने बताया कि खेतों में कटे धानों पर बेमौसम बारिश का असर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी से खेत भर जाने से धान खराब हो रहे हैं, कुछ अंकुरित हो गया है तो कुछ धान सड़कर नष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुई नष्ट खेती का आकलन कर सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। 3 दिन से लगातार आंधी तूफान बारिश से किसान परेशान है। कटी हुई धान खेत में सब पानी में सब डूब गया है और ऊपर से जब धान रोपनी हुई थी उस समय पानी की बहुत ही
खराब मौसम थी, पानी सिंचाई करके कोई तालाब से, कोई कैनेल से, कुआं से लेकर खेती हुआ था। लेकिन जब किसी तरह धान उपजा किसान लोग, तभी लास्ट मौसम में करवट बदल दी और सारा खेत का धान पानी में डूब गई। इसमें सारा इस क्षेत्र के सभी किसान नाखुश हैं। हम सभी किसान कहना चाहते हैं कि आपदा प्रबंधक से उचित मुआवजा दिया जाए ताकि हम सभी किसान खुशहाल रहें। उधर मुसाबनी में श्री श्री पीताम्बरी बगलामुखी मंदिर में वार्षिक पूजा की तैयारी जोरों पर है। हर वर्ष काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। मुसाबनी मेड़िया स्थित बगलामुखी मंदिर में वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ की तैयारी जोरों पर है। वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ 10, 11, 12 दिसंबर तक चलेगी। इस 3 दिवसीय पूजा का शुभारंभ 10 दिसंबर को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर के प्रांगण में भव्य पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर विश्व शांति महायज्ञ में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इस वार्षिक पूजा में दूर दराज से काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पर अपनी मनोकामना करते हैं तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बुचारी गिरजा शंकर त्रिपाठी ने सभी श्रद्धालुओं से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस विश्व शांति महायज्ञ को सफल बनाने की अपील की है। साल का माफिक इस साल भी माँ बगलामुखी के हम विश्व शांति के लिए पहले 1 महीना से बगलामुखी का जप करते हैं। जप करने के बाद तत्पश्चात 10 हवन, मार्जन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि सब करते हैं सबके कल्याण के लिए। इसीलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं आप लोग सब कोई आकर के पूर्णाहुति में सहयोग कीजिए, पूर्णाहुति कीजिए। पूर्णाहुति में एक नारियल कम से कम माँ का पूर्णाहुति कीजिए। आपका आप लोगों ने सबका मनोरथ पूर्ण होगा। और जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की ओर से 3 दिवसीय एशियन किड्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को इसका शुभारंभ हुआ। इस चैंपियनशिप में कुल 11 देशों के 91 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 31 प्रतिभागी भारत से हैं, वहीं 18 प्रतिभागी जमशेदपुर से हैं। जिन देशों के प्रतिभागी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उनमें थाईलैंड के 10, साउथ कोरिया के 11, मलेशिया के 1, सिंगापुर के 9, कजाकिस्तान के 17, ईरान के 7, इंडोनेशिया के 1, बांग्लादेश के 2, श्रीलंका के 1 और नेपाल के 1 प्रतिभागी शामिल हैं। यहाँ पे 8 कंट्रीज टोटल है, इंडिया को मिला के इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कजाकिस्तान, ईरान और इंडिया। और ये हमारा कंपटीशन चलेगा 8 से लेके 10 दिसंबर तक। 8 तारीख को सिर्फ और सिर्फ स्पीड का टूर्नामेंट होगा, स्पीड क्लाइंबिंग का, जो आप देख रहे हैं कि अभी चल रहा है, अभी क्वालिफिकेशन जस्ट खत्म हुआ। 9 तारीख को लीड और बोल्डरिंग का क्वालिफिकेशन होगा और 10 तारीख को लीड और बोल्डरिंग का फाइनल्स होने वाला है। नॉर्मल करने आया था, बट ये जब मुझे के बाद मेरे लिए जिंदगी के लिए मेरे मतलब मैं से कुछ कर सकता हूँ आगे जाके स्पोर्ट्स से, मैंने फिर इसको ज़्यादा सीरियस लेके किया। और मैंने अभी तक करीब नेशनल्स, ओपन नेशनल, जूनल्स, जहाँ की जिसमें हमारे बैंगलोर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कलकत्ता और कई जगह खेला हुआ। ये मेरा फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप है और मैं पिछले साल भी खेला, बट पिछले साल मैंने और ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।